हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन और मैं आपका ई सरल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो क्या आज आप तैयार हैं अपने 5-in-1 ब्लॉकबस्टर के लिए? 5 का 1 ब्लॉकबस्टर। सोच रहे होंगे क्या है? अरे भाई, अपना जो मैथ्स का रिवीजन चल रहा है वही तो है 5 का 1। भाई 5 के 1 में पहला जो पार्ट था मैथ्स के चैप्टर 1 to 5 का, उसका रिवीजन हम कर चुके हैं। आज जो हम अगला 5 का 1 की बात कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर 6 to 10। आज हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज इस रिवीजन में जो जो चैप्टर्स हम लेने वाले वो है, सबसे पहला है ट्राइंगल्स, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ है सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री और फिफ्थ है सर्कल्स। ये पांचों पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से कुछ पार्ट आपका ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें से फॉर श्योर क्वेश्चंस आते ही हैं। थ्योरम्स जो हैं इनमें वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो आपसे जनरली पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मैथ्स का रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है माइंड मैप। देखिए पूरे जो आपके 5 चैप्टर्स है वो पूरे उनके जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर्मूलाज है वो सारे इस एक पेज पर आ गए। कुछ नहीं करना, इस माइंड मैप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से इस माइंड मैप को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए, अपने रूम की जो दीवार है उस पर चिपका दीजिए ताकि इन माइंड मैप में जितने फॉर्मूले, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल से। ट्राइंगल्स में हमने यहाँ पर जो पढ़ा था हमारी 10th में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था तो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, सबसे पहली कंडीशन क्या होती थी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, जैसे यहाँ है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे वो बराबर हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और इन ट्राइंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहते थे। दूसरा, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। जो इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर आता। जैसे कि अगर अपन AB अपॉन PQ निकाले वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के, वो किसके बराबर होगा, AC अपॉन PR के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट कॉन्ग्रुएंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना कि अगर कोई 2 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर बिल्कुल होंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों चीज़ें भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी फील के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ ऐप में समझाया हुआ है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाइए, ई सरल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको 10th के कोर्स के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पूरा सिमिलर ट्राइंगल्स मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ बताया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सिमिलैरिटी होती है उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी थी, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहले था AAA क्राइटेरिया, जिसको आप एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं, जिसमें क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल हो तो अगर उन दोनों ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, AAA क्राइटेरिया से। दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा था SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो ये कहता था
कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल किसी एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर हो, साथ में दो साइड जो उन एंगल को इंक्लूड करती है। क्या कहा मैंने? दो साइड जो उन एंगल को इंक्लूड करती है, या हम कहें एंगल इंक्लूडेड द साइड्स। अगर ये प्रोपोर्शन में हो, एंगल बराबर हो, साथ में जो साइड्स उन एंगल को इंक्लूड करती हो वो प्रोपोर्शन में हो, तो कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं SAS सिमिलैरिटी से। नेक्स्ट जो होता है वो होता है साइड 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 सिमिलैरिटी, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम है BPT, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थेल्स थ्योरम नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइंगल है ABC और हमने कोई एक लाइन खींची, जैसे यहाँ पर हम DE लाइन खींच रहे हैं इस तरह कि वो उसके सामने वाली साइड के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है वो उसकी बाकी की दोनों साइड को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये थ्योरम्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम को अच्छे से कर लीजिए। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप ईसरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसका प्रूफ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से देखें तो क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, यानी कि ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी, यानी AD अपॉन जो BD है वो AE अपॉन EC होगा। ठीक है, इसका कई बार जो कन्वर्स है वो भी पूछ लिया जाता है, जो क्या कहता है उसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि अगर कोई जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड को प्रोपोर्शनली इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो लाइन DE होगी वो उसके सामने वाली साइड BC के पैरेलल होगी। ठीक है, इसकी अगली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब अगर आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, तो जो एरिया होगा ट्राइंगल ABC का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। यानी अगर हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर हम बोलें BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक और थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उसका स्टेटमेंट भी आपको आता है, लेकिन वो भी हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव करते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका कन्वर्स जो होता है वो भी पूछ लिया जाता है, जो क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equal to the sum of square of other two sides, then the triangle is right angle। ठीक है, तो ये जो पांचों थ्योरम है सिमिलर ट्राइंगल की, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन पांचों थ्योरम के जो प्रूफ है वो आपको समझाए हुए हैं इसके
प्रूफ देखने के लिए आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, ये पांचों थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो चैप्टर है जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पे। बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूले हैं, बस वो फॉर्मूले आपको याद हो तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कर सकते हैं। जस्ट यू नीड इज टू लर्न द फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या कहता है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट का अगर ये A है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और जो B है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा d वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास यही दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2 और ये किसी इस पॉइंट पे इस सेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं m इंटू n के रेशियो से, m इज टू n के रेशियो से, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए P, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा भाई, ये जो P है इसका कोई कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो x की वैल्यू कितनी होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y है उसकी वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये पता है कि इन दोनों का कोई एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, एक और जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना हो। अब सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, वो पॉइंट जहां पर किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन आके मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से आती है और उसकी सामने वाली साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो अगर आपको किसी सेंट्रॉइड का पॉइंट निकालना हो तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है, कोऑर्डिनेट है उस ट्राइंगल के। अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसका A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का x2 y2 है, C का x3 y3 है, तो उसका सेंट्रॉइड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास उस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखने का तरीका 1 2 3 इसी ऑर्डर में आना चाहिए। देखो कैसे भाई, 1/2 आएगा, फिर x1 आ रहा है तो y2 माइनस y3, फिर x2 आएगा y3, भाई 2 के बाद 3 आता है y3 माइनस y2, फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसी के साथ कोऑर्डिनेट भी हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जो जनरली बच्चों को डर लगता है उससे, होता वो सबसे आसान है, लेकिन बस कुछ चीजें उसमें ध्यान रखने की होती है जिसकी वजह से जनरली बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। यह चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि भाई अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो उस ट्राइंगल ABC में अगर हम साइन ऑफ एंगल A, भाई यहाँ पर अगर हम साइन ऑफ एंगल A निकाले तो वो क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल A है इसके अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस होगा वो साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एंगल A के पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होगा वो होगा साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। आप सोच रहे होंगे मैम आप ऐसे क्यों बता रहे हो, हमको तो इतनी अच्छे से ट्रिक से याद है,
PBP अपॉन, बोलिए भाई आपने पढ़ा हुआ है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई सब लोग इसको डिफरेंट तरीके से याद रखते हैं, भाई मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है। P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच, जो क्या आता है साइन। B अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिससे आता है कॉस। और P अपॉन बी जो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे आता है tan की वैल्यू। तो इससे तो भाई आपको साइन कॉस tan की वैल्यू याद है, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि अगर आपसे कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए। हाँ भाई हम रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें और चीज़ें जो पता है वो क्या है भाई, ये है कि जो कॉसेक ए होता है वो 1 बाय साइन होता है, सेक ए होता है वो 1 बाय कॉस ए होता है, टेन ए जो होता है वो 1 बाय कॉट ए होता है, और 10 को अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिखते हैं। और कोई कॉट ए पूछ ले तो कॉट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी अगर आपको अच्छे से याद है तो उससे आप कोई से भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने उसमें कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उनमें जितना हो सके सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जहां पर जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। ये क्यों बताया, क्योंकि कितनी बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अब तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी डिफाइंड है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के, उसकी टेबल देख लेते हैं। 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सबकी वैल्यूज दी हुई है, ये सब आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देखिए एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर, मान लो अभी एग्जाम में आप ये भूल गए तो क्या करो भाई, एग्जाम में जैसे ही बैठो आपके पास आंसर शीट आ जाए ना, पीछे बैठ के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल फटाफट से बना लो। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसको फटाफट से कैसे बनाएंगे, मैं ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या करो, देखो ये सारे एंगल्स लिख लो भाई, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिया। उसके बाद क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लोगे। उसके बाद क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सबको कर दिया। अब क्या करो, इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है, ये भी ले लिया। तो देखो क्या हुआ भाई, 0/4 तो 0 ही होगा, 1/4, ठीक है, इसका रूट तो कितना हो जाएगा ये 1/2, 2/4 यानी 1/2 यानी 1/√2। भाई रूट 1/2 होता तो 1 का रूट निकालेंगे वो 1 ही आएगा, तो 1/√2। 3/4 तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये √3/4 को बाहर निकालेंगे तो 2, ये तो हो जाएगा 1। तो देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 किसका आ गया, साइन थीटा का रेशियो आ गया। जब साइन थीटा का आ गया तो कॉस थीटा का क्या होता है भाई, इसको उल्टी तरह लिख दो। कैसे भाई, पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये √3/2, फिर 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, बस 1/10 करेंगे कॉट आ जाएगा, 1/कॉस करेंगे सेक आ जाएगा, 1/साइन करेंगे कॉसेक आ जाएगा। तो बस आपको साइन थीटा का लिखना है, उसकी भी ट्रिक मैंने अभी बता दी। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन स्पेसिफिक एंगल्स का कभी भी भूल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका देख लेते हैं। भाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। भाई हर एक का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, कॉस का साइन,
टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अगर आपको इस चीज की फील लेनी है ना तो अभी ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल से बिल्कुल फील के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने जो टेबल देखी थी भाई, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल देखी थी, तो वहां पे हम देख सकते हैं भाई जो आपकी वैल्यू होती है साइन की, अगर हम बोले तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारी वैल्यू 0 से 1 में ही लाई कर रही है, 0 से 90 की मैक्सिमम, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ साइन और कॉस नेवर एक्सीड 1, whereas value of sec और cosec is always greater than or equal to 1। एक बार टेबल को ध्यान से देखना, चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, if one of the trigonometric ratios of an acute angle is known, the remaining trigonometric ratio of the angle can be easily determined। ये हमें पता ही है, अगर हमें ट्राइंगल का किसी भी एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम उसके बाकी के सारे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री हमारा रिवाइज होता है। अब देखते हैं सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही है भाई, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही है भाई। हाइट एंड डिस्टेंस क्यों बोला, आप इसको हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका डायग्राम ड्रॉ करना, वो भी करेक्टली। जो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एंगल ऑफ एलिवेशन पहचानना और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहचानना। ये अच्छे से पहचान लिया तो इसका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें भाई ये जो है ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आप सोच रहे होंगे ऐसा डायग्राम तो हमने नहीं देखा, भाई ये वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे आपको समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको कैसे लेना है। भाई आई वो है जो हम ऑब्जर्वर कहाँ पर है उससे पता चलता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके रेस्पेक्ट में भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि क्या एलिवेशन है और क्या डिप्रेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं भाई लाइन ऑफ साइट है ये और ये, तो ये होगा ऊपर देख रहे हैं एलिवेट हो रहा है तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जहां नीचे भाई डिप्रेशन है तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं। The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। ठीक है, next important चीज, the angle of elevation θ1 is the angle formed by line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level। The angle of depression θ2 is the angle formed by line of sight with the horizontal when it is बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसमें डायग्राम करेक्टली बना दिया तो फिर उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप इनके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल। ये देखिए सर्कल के क्वेश्चंस 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, सब में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। यानी कि सर्कल क्या है, कलेक्शन है उन सारे पॉइंट्स का किसी भी प्लेन पे जो क्या है उसके सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। ठीक है, यहां पर हम एक और बात करते हैं टेंजेंट टू द सर्कल की। क्या होता है टेंजेंट? इट इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए, भाई करेक्ट नहीं बना बट ठीक है,
यहाँ पर अगर ये पॉइंट हम खींचे तो यहाँ से जो पास होने वाली एक लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। सीकेंट क्या होती है भाई, वो लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। तो सीकेंट जब भाई सीकेंट के जब ये दोनों पॉइंट किसी एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए तो वो उसकी टेंजेंट बन जाती है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। भाई आपके पास कोई भी एक पॉइंट से टेंजेंट जा रही हो तो उसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉर्मल टू द सर्कल। वो लाइन जहां पर रेडियस आके मिल रहा है तो वो क्या होती है, टेंजेंट के नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है और उसको नॉर्मल टू द सर्कल भी कहते हैं। ये आपने थ्योरम में भी देखा है, इससे रिलेटेड थ्योरम अभी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तीन केसेस आते हैं। पहला केस जो आता है वो ये आता है कि अगर वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो जब सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कितनी टेंजेंट पास हो रही है, एक भी पास नहीं हो रही है। तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अगर जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा हो तो एक ही टेंजेंट उससे पास हो सकती है। दस एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर वो जो पॉइंट है जिससे हमें टेंजेंट खींचनी है वो अगर सर्कल के बाहर लाई करता है तो उस केस में हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, एग्जैक्टली टू टेंजेंट। दस एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसको ध्यान से देखें। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां इसके प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब कि अगर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे और वहां से रेडियस पास हो उसी पॉइंट से तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो टेंजेंट उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट देन, भाई अगर कोई सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची तो उस केस में जो चीजें होती है वो होती है, भाई पहली चीज, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जो दोनों टेंजेंट खींच सकते हैं हम उस पॉइंट से वो दोनों टेंजेंट बराबर होगी। इस केस की बात करें तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। नेक्स्ट जो आता है, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो ये टेंजेंट है ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब एंगल पी ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ ए। नेक्स्ट जो आता है, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इस पॉइंट से भाई लाइन जॉइनिंग से और सेंटर से क्या होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5 का एक ब्लॉकबस्टर खत्म होता है, यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 6 to 10 रिवीजन का वो कंप्लीट होता है। तो फटाफट से रिवाइज कीजिए, एक बार कीजिए, दूसरी बार 1.5x 2x की स्पीड में कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रहे। और क्या करना है, वही ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना है ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी रिवीजन में हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।